अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अजीब सी अपील की। उन्होंने इंडियन से कहा, 1 साल के लिए गोल्ड खरीदना कम कर दो, अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल्स पर मत जाओ और डेस्टिनेशन वेडिंग्स थोड़ा सा अवॉइड करो। गवर्नमेंट ने तो गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी सीधा 15% तक बढ़ा दी है। क्या मोदी जी हमारी शादियों या घूमने के खिलाफ हैं? ऑफ कोर्स नॉट। ये कोई सोशल मैसेज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक वार्निंग है। पूरा खेल छुपा है हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और एक ऐसी चीज में जिसे हम कहते हैं द यूएस डॉलर हेजेमनी। सोचो, आज अगर इंडिया को सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल खरीदना हो या स्विट्जरलैंड से सोना मंगाना हो, तो हम उन्हें रुपीस में क्यों नहीं पे करते? हमें उन्हें डॉलर्स क्यों देने पड़ते हैं? दुनिया का बिजनेस डॉलर्स पर चलता है, पर ऐसा हुआ कैसे? चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे बड़े देश इकट्ठे हुए। उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था, दुनिया का लगभग 75%। तो एक सिस्टम बना, दुनिया की बाकी करेंसीज डॉलर से लिंक होंगी और डॉलर सीधा गोल्ड से लिंक होगा, यानी $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। लेकिन 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने कह दिया कि अब डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा, ताकि यूएस के गोल्ड रिजर्व्स डिप्लीट ना हो। I am determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators. डॉलर बन गया एक फिएट करेंसी, यानी इसकी वैल्यू सिर्फ इस बात पर है क्योंकि सबको यूएस गवर्नमेंट पर ट्रस्ट है। इसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ डील की कि दुनिया का सारा ऑयल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बिकेगा, जिसे हम कहते हैं पेट्रो डॉलर। आज सिचुएशन ये है कि करेंसी रेट्स डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होते हैं, मार्केट डिटरमिन्ड है। पर क्योंकि सबको ऑयल चाहिए, सबको डॉलर चाहिए। पूरी दुनिया का 85 से 90% ट्रेड डॉलर में होता है। अब समझते हैं कि इससे हमें और बाकी दुनिया को क्या प्रॉब्लम है। इमेजिन करो, आप एक बड़े से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सोसाइटी में रहते हो। इस सोसाइटी के सेक्रेटरी है शर्मा जी, यानी अमेरिका। शर्मा जी ने रूल बनाया है कि सोसाइटी के अंदर कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन कैश या यूपीआई से नहीं होगा। सब लोग सिर्फ शर्मा टोकन्स यानी यूएस डॉलर यूज करेंगे। अगर आपको सोसाइटी के कमर्शियल मार्केट से कोई भी जरूरी सामान खरीदना है, तो पहले आपको अपने पैसे को शर्मा टोकन्स में कन्वर्ट कराना पड़ेगा और शर्मा जी इस कन्वर्जन की अच्छी खासी फीस लेते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में दिक्कत तब आती है जब अमेरिका अपने देश के हित के लिए बड़े इकोनॉमिक फैसले ले लेता है। मान लीजिए यूएस फेडरल रिजर्व ने अचानक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। इससे होता यह है कि ग्लोबल मार्केट में डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और बाकी करेंसीज, जिसमें रुपी भी आता है, वीक होने लगते हैं। अब क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल और बाकी जरूरी इंपोर्ट्स डॉलर में ही होते हैं, तो डॉलर स्ट्रांग होते ही हमारे लिए ऑयल और दूसरे रॉ मटेरियल्स अचानक से महंगे हो जाते हैं। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अमेरिका का एक डिसीजन और उसकी वजह से हमारे देश में गैस, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा का सामान महंगा हो जाता है। इंडिया जब ऑयल खरीदता है तो हमें पहले से कहीं ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया है। तो अब अगर हम ग्लोबल सोसाइटी में वापस आए, तो शर्मा जी के पास इन्फ्लेशन बढ़ाने की पावर है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत खतरनाक वेपन है, द फ्रीज स्विच। मान लो इसी सोसाइटी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक बड़े होलसेल ग्रोसरी स्टोर के मालिक हैं गुप्ता जी, यानी रशिया, और उनके ठीक बगल में एक प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स और एग्जॉटिक डेट्स की बढ़िया सी दुकान है। किसकी? खान साहब की, यानी ईरान। किसी बात पर शर्मा जी की इन दोनों से भयानक लड़ाई हो जाती है। शर्मा जी गुस्से में क्या करते हैं पता है? वो सीधा अपने कैबिन में जाते हैं और रजिस्टर से इनका नाम काट देते हैं। शर्मा जी ऐलान कर देते हैं, आज से गुप्ता जी और खान साहब का पूरा डिजिटल अकाउंट फ्रीज। उन्होंने जितने भी शर्मा टोकन्स मेरे पास डिपॉजिट किए थे वो सब अब लॉक है। और सुनो, सोसाइटी का कोई भी इंसान इन दोनों की दुकान से ना सामान खरीदेगा, ना उन्हें अपने टोकन्स देगा।
रियल वर्ल्ड में इसी को कहते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी के डेटा के मुताबिक जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो यूएस ने एक ही झटके में रशिया के लगभग $300 बिलियन के फॉरेन एसेट्स और रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया और उन्हें इंटरनेशनल बैंकिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसे स्विफ्ट बोलते हैं उससे बाहर निकाल दिया। ईरान पर तो सालों से ऐसे ही स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पर बहुत बुरा पड़ता है। जब हमें ईरान से सस्ता क्रूड ऑयल या रशिया से डिस्काउंट पर फ्यूल मिल रहा होता है तब भी हम चाहकर भी उनसे आसानी से पेमेंट नहीं कर पाते हैं और नहीं ले पाते हैं क्योंकि बीच में डॉलर का पेमेंट नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है। पहले इंडिया को जब ईरान से ऑयल मंगाना होता था हमें अमेरिका से स्पेशल डिप्लोमेटिक वेवर्स और रिलैक्सेशंस मांगने पड़ते थे। दुनिया के बाकी देश जैसे इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया ये सब देखकर डर गए। ये सब देखकर उन्होंने सोचा भाई आज इनकी बारी है, कल को अगर अमेरिका हमसे किसी बात पर नाराज हो गया तो हमारी जिंदगी भर की कमाई तो एक झटके में फ्रीज हो जाएगी। इसी डर की वजह से आज दुनिया के बड़े बड़े देश डॉलर को बाईपास करके अपने खुद की करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को हम कहते हैं डी-डॉलराइजेशन। तो अब इंडिया ने भी सोचा हम कब तक डॉलर पर डिपेंडेंट रहेंगे, क्यों ना अपने खुद का सिस्टम बनाए। इससे जन्म होता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारी गवर्नमेंट अब रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए बड़े स्टेप्स ले रही है। सबसे पहला स्टेप है लोकल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क। इंडिया और यूएई ने तो अब बिना डॉलर के सीधा रुपी और दिरहम में क्रूड ऑयल को ट्रेड करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन ये काम कैसे करता है? यहाँ आते हैं दो थोड़े बड़े कंफ्यूजिंग लैटिन वर्ड्स, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स। सिंपल है, समझ जाओगे। यूएई के एक बैंक ने इंडिया के एक बैंक जैसे यस बैंक, एसबीआई में एक अकाउंट खोला। यूएई बैंक के लिए इंडिया में खोला गया जो अकाउंट है वो उनका नॉस्ट्रो अकाउंट है, यानी कि आवर अकाउंट विद यू। और इंडियन बैंक के लिए वही अकाउंट उनका वॉस्ट्रो अकाउंट है, यानी कि योर अकाउंट विद अस। अब जब इंडिया यूएई से ऑयल खरीदेगा तो हम डॉलर नहीं देंगे, हम सीधा यूएई के वॉस्ट्रो अकाउंट में रुपी डिपॉजिट कर देंगे और जब यूएई को इंडिया से सामान चाहिए होगा तो वो इसी अकाउंट से रुपी निकालकर पेमेंट कर देगा। यहाँ पे है नो मिडलमैन, नो डॉलर। लेकिन बात सिर्फ बड़े क्रूड ऑयल शिपमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। इंडिया बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल स्टेप्स उठा रहा है ताकि आम लोग और छोटे मोटे ट्रेडर्स भी रुपए यूज कर सके। सबसे बड़ा वेपन है हमारा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब इंडिया बाकी देशों को दे रहा है और उनके नेटवर्क्स के साथ लिंक कर रहा है। मान लीजिए आप श्रीलंका घूमने गए हैं या सिंगापुर और यूएई के किसी मॉल में खड़े हुए हैं। पहले आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पर भयानक 4x मार्कअप फीस देनी पड़ती थी, पर अब इंडिया के अग्रीमेंट्स की वजह से आप वहां खड़े होकर सीधा अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। आपके अकाउंट से रुपी कटेगा और सामने वालों को उनकी लोकल करेंसी में पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडिया ने रशिया, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे 20 से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट सेटअप किए हैं। अब अगर कोई इंडियन ट्रेडर मॉरिशस से कुछ इंपोर्ट करता है तो सेटलमेंट सीधा रुपी में किया जाता है। गवर्नमेंट अब फॉरेन ट्रेडर्स को इंसेंटिव्स भी दे रही है। जैसे अगर कोई फॉरेन कंपनी रुपी में ट्रेड करेगी तो उन्हें कस्टम्स क्लियरेंस में प्रायोरिटी और स्पेशल टैक्स स्टैंडर्ड बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही आरबीआई अपना ई रुपी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी टेस्टिंग फेज से निकालकर आगे बढ़ा रहा है। ये डिजिटल रुपी डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को इतना आसान बना देगा कि बीच में किसी इंटरनेशनल क्लियरिंग बैंक की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इंडिया का ये जो ब्लूप्रिंट है ना, बिल्कुल उस रास्ते है जैसे हमारे पड़ोसी चाइना ने अपने युआन को पावरफुल बनाया था। चाइना ने बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई थी। उन्होंने देखा कि दुनिया भर के ट्रेडर्स उनसे सामान ले रहे हैं, चाइना आखिर ग्लोबल फैक्ट्री है, लेकिन पेमेंट फिर भी डॉलर में ही होती है। तो चाइना ने अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स के साथ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स किए, यानी उन्होंने बाकी देशों को डायरेक्ट युआन प्रोवाइड किया ताकि वो चाइना का सामान युआन में ही खरीदे। सबसे बड़ी बात, चाइना ने यूएस के स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क के पैरेलल अपना खुद का पेमेंट हाईवे खड़ा कर दिया, जिसे हम कहते हैं सिप्स, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम।
जब भी किसी देश पर यूएस सैंक्शंस लगते हैं जैसे रशिया, तो वो मजबूरन चाइना के इस पेमेंट सिस्टम पर शिफ्ट हो जाता है और युआन में ट्रेड शुरू कर देता है। आज ग्लोबल ट्रेड में युआन का शेयर इसी वजह से काफी बढ़ चुका है। इंडिया भी अपने यूपीआई और वॉस्ट्रो नेटवर्क से बिल्कुल वैसा ही एक सेल्फ रिलायंस सिस्टम बनाना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो बड़ा इजी है, सब देशों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर लेते? हम रशिया और ईरान के साथ भी वॉस्ट्रो अकाउंट सेटअप कर देंगे, खोल देंगे, धंधा तेजी से क्यों नहीं आगे बढ़ा देते? यहाँ पर आती है एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत, एप्रीहेंशंस ऑफ इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक्स, खासकर वो बैंक्स जिनका इंटरनेशनल प्रेजेंस है या जो अमेरिका के साथ बड़ा बिजनेस करते हैं, वो रशिया और ईरान के बैंक्स के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने से काफी कतराते हैं। सिंपल रीजन है, उन्हें डर है सेकेंडरी सैंक्शंस का। अमेरिका का रूल बड़ा क्लियर है, अगर किसी बैंक ने उन देशों के साथ बड़े ट्रांजैक्शंस किए जिन पर यूएस ने बैन लगाया है, तो अमेरिका उस बैंक को भी ब्लैकलिस्ट कर सकता है। इसका मतलब हमारे बैंक्स का ग्लोबल बिजनेस रुक जाएगा, वो डॉलर क्लियर नहीं कर पाएंगे और उन्हें यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई भी बड़ा इंडियन बैंक इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए ऑन पेपर नियम होने के बाद भी ग्राउंड रियलिटी में वॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू ट्रेड बढ़ाने में काफी वक्त लग रहा है। इसी के साथ एक और सवाल आता है, अगर हम इतने बड़े स्टेप्स ले रहे हैं तो फिर हमारी करेंसी यानी हमारा रुपी लगातार डिप्रिशिएट क्यों हो रहा है? डॉलर के मुकाबले रुपी कमजोर क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला, ट्रेड डेफिसिट। इंडिया एक नेट इंपोर्टिंग नेशन है। हम जितना सामान एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाते हैं, उससे कहीं ज्यादा क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और गोल्ड इंपोर्ट करके हम डॉलर्स खर्च कर देते हैं। जब मार्केट में डॉलर की डिमांड हमारे रुपी से ज्यादा होगी तो डॉलर नेचुरली महंगा होगा और रुपी गिरेगा। दूसरा रीजन, यूएस फेडरल रिजर्व्स इंटरेस्ट रेट्स। जब भी अमेरिका में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो दुनिया भर के फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल कर वापस अमेरिका के सेफ बॉन्ड्स में लगाने लगते हैं। जब वो इंडिया से पैसा निकालते हैं तो रुपी बेचकर डॉलर खरीदते हैं, जिससे रुपी पर प्रेशर आता है और वो डिप्रिशिएट हो जाता है। और अब यहाँ आता है इस पूरे खेल का सबसे बड़ा टेक्निकल और स्ट्रक्चरल मॉड, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। एक करेंसी तभी ग्लोबल बनती है जब उसे आसानी से किसी भी दूसरी करेंसी में बदला जा सके। यहाँ दो चीजें होती है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। पहला समझते हैं। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है सामान खरीदने और बेचने यानी कि ट्रेड में घूमने के लिए पैसे को कन्वर्ट करना। इंडिया में ये फुल्ली अलाउड है। आपको विदेश से सामान मंगाना है, आप रुपी देकर डॉलर ले सकते हो। अब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है बड़े एसेट्स खरीदना, जैसे कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आकर जमीन खरीदना चाहे या अपना पूरा पैसा एक झटके में इंडिया से बाहर निकालना चाहे। इंडिया में इस पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम सिर्फ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? देखो, अगर इंडिया कैपिटल अकाउंट को फुल्ली कन्वर्टेबल बना दे तो जब भी ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल होगा, सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए डॉलर में कन्वर्ट करके इंडिया से भाग जाएंगे। इससे हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी और रुपी मिट्टी के भाव बिकने लगेगा। इसी डर से आरबीआई फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी नहीं देता। तो अब सोल्यूशन क्या है? इंडिया इसका एक मिडिल पाथ ढूंढ रहा है। गवर्नमेंट धीरे धीरे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को बढ़ा रहा है। साथ ही लोकल करेंसी सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के जरिए बिना फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी के डायरेक्ट ट्रेड को आसान बना दिया जा रहा है। तरीका सेफ है, पर इसमें थोड़ी पेशेंस चाहिए। अब यहाँ आते हैं हम हमारी आखिरी एनालॉजी पर, व्हाट्सएप वर्सेस अदर एप्स। सोचो आपने एक नया बहुत ही अमेजिंग मैसेजिंग ऐप बनाया है, लेकिन आपके सारे दोस्त व्हाट्सएप पर ही हैं और आप जितना भी कन्विंस करने की कोशिश करो वो आपका ऐप डाउनलोड ही नहीं कर रहे। अब आप अकेले उस मैसेजिंग ऐप के साथ क्या करोगे, चाहे वो जितना भी अच्छा हो? अब आपका ऐप जो है वो रुपी है और व्हाट्सएप जो है वो डॉलर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के डेटा के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड और फॉरेक्स रिजर्व्स में रुपी का एक्चुअल फुटप्रिंट फिलहाल काफी कम है। दुनिया के बाकी देश रुपी इसीलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि इस रुपी से वो बाकी दुनिया से सामान कैसे खरीदेंगे। लेकिन रास्ता भले ही लंबा और मुश्किल हो,
पर उम्मीद बहुत बड़ी है। डी-डॉलराइजेशन कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आज इंडिया जिस तरह से यूपीआई को ग्लोबली एक्सटेंड कर रहा है, ई-रुपी लेकर आ रहा है और बड़े ट्रेड इंसेंटिव्स दे रहा है, वो आने वाले कल की नींव है। जैसे जैसे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ेगी, हम मेक इन इंडिया के जरिए अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और दुनिया हमारे सामान को खरीदने के लिए रुपी एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाएगी, वो दिन दूर नहीं जब हमारा रुपी सिर्फ हमारी सरहदों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ट्रेड मार्केट्स में अपनी पहचान बनाएगा। हम डॉलर के हर छोटे बड़े झटके से आजाद हो जाएंगे। तो अगली बार जब आप गोल्ड खरीदे या फॉरेन ट्रिप प्लान करें तो याद रखना, आप सिर्फ खर्चा नहीं कर रहे हो, अपने देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी अफेक्ट कर रहे हो। और ये आज की गवर्नमेंट की बात नहीं है, पास्ट गवर्नमेंट्स भी ये रिक्वेस्ट कर चुकी हैं अपने देशवासियों से। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले सालों में रुपी ग्लोबल मार्केट पर राज कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलना। सी यू।